हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंडली पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि कैसे कुछ कुंडलियां जो देखने में शायद उतनी अच्छी ना दिखती हों, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन रिजल्ट कर जाती हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि नहीं, कुंडली तो हमें बहुत अच्छी दिख रही है, मगर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और दिशाओं को लेके चलते हैं। मैं आज इसके लिए दो कुंडलियां एक साथ लेकर आ रहा हूं। एक है हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी की कुंडली और दूसरी है जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखने से कौन सा चार्ट अच्छा दिखता है और रिजल्ट किसी और चार्ट में कैसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाते हैं। क्योंकि जो आपको ऊपर दिखता है उसके अंदर पीछे के सीन कुछ और होते जो ग्रहों के द्वारा समझने होते। कई बार लोग ऐसे उठते हैं कि बस ये राजयोग दिख रहा है और ये दिख रहा है, उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट्स कुछ और नजर आते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा केंद्रित करके अपने कार्यक्रम को रखेंगे कि कुंडली ऊपर से देखना और कुंडली अंदर से देखने में कितना अंतर होता है, ये आपको आज समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महात्मा गांधी जी की कुंडली से। महात्मा गांधी जी की जो कुंडली है वो 7 नंबर से शुरू होती है और यहाँ पे शुक्र जो है वो आपको केंद्र में दिखेगा। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि शुक्र और वो भी केंद्र में अपनी राशि में, तो मालव्य योग बनेगा। मालव्य योग यहाँ भी बना और मालव्य योग इस चार्ट में भी बनेगा, क्योंकि केंद्र में शुक्र अपनी ही राशि में मौजूद है। तो क्या मालव्य योग के बनने का ये अर्थ है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा सुख साधन संसाधनों में ही जीवित रहेगा? क्या यही होता है मालव्य योग? इसको भी देखते हैं, समझेंगे कि हम जो एस्ट्रोलॉजीज में पढ़ते आ रहे हैं उसमें और रियलिटीज ऑफ द लाइफ में कैसे अंतर आया करता है। देखिए, शुक्र यहाँ पे मालव्य योग बना रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। शुक्र को यहाँ पर बुध का समर्थन हासिल है, ये भी सही बात है। और कहीं ना कहीं इसमें जो मंगल है उसका भी समर्थन हासिल है, ये भी पक्की बात है। लेकिन एक बात समझने की है कि ये शुक्र का फर्स्ट हाउस में होना ये बताएगा कि इंसान अपने जो हेल्थ है उससे वो काफी अपने आप को ठीक ठाक रख सकता है, क्योंकि जो आपके हेल्थ का लॉर्ड है वो वहीं के वहीं बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई भी ऐसा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आ रहा जो कि इन्हें बीमार करता हो। ये जरूर है कि जो 6th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, उसकी एस्पेक्ट है वीनस के ऊपर, वो थोड़ा बहुत बीमार कर सकती है, बावजूद उसके जो हेल्थ है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में मौजूद है। ये पहली कंडीशन। दूसरी चीज ये कि हम अपने पॉइंट से देखें तो हमारे को जो लगन मिलती थी वो 6 डिग्री लिब्रा पे मिलती थी, जो आती थी चित्रा। चित्रा का मतलब होता है एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी का इंसान। ये नक्षत्र किसके हवाले है? ये नक्षत्र मंगल के हवाले है। यहाँ पे खिलाड़ी था मंगल। क्यों? क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए क्रांति चाहिए, क्रांति, खून, वो जज्बा, वो जोश जो कि मंगल दे सकता था। अब ये समझ लीजिए कि लग्नेश मंगल यहाँ पे किन भावों का स्वामी है। लग्नेश मंगल यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण वो जनता से अपना कनेक्शन करने की पूरी क्षमता रखता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कि मंगल यहाँ पे 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। 2nd हाउस का लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं गांधी जी के पास एक कला थी, अपनी वाक शक्ति से वो मंत्रमुग्ध कर सकते थे। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पे मंगल का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हथियार उठा लेना। मंगल का मतलब होता है प्रेरणा का स्रोत बन जाना, क्योंकि मंगल जब अपना करेज दिखाता है तो एक करेज के पीछे बाकी के लोग जिनमें की भावनाएं कम है वो भी जाग जाते हैं कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक इंसान जो सिर्फ एक लाठी लेकर, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई महंगे कोट पहने हो, कोई ऐसे बड़ी बड़ी उनकी कोई शानो शौकत हो कि लोग उनको फॉलो करें। एक साधारण सा इंसान, क्यों? क्योंकि उसका जो लग्नेश है वो 7th हाउस लोगों से जुड़ना जानता था। उसका लग्नेश एक अच्छी वाक कला से प्रेरित था, ओज वाली जो वाणी होती है उससे प्रेरित था। तो कहीं ना कहीं वो इंसान कनेक्ट कर पा रहा था पूरे भारत को। इन्होंने पूरे घूम घूम के पूरे भारत को कनेक्ट किया था। अगर हम भारत से बाहर भी देखें तो हम ये भूल जाते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने अपना डंका बजाया था। इज नॉट ओनली कि इंडिया बट साउथ अफ्रीका,
जहां पे आप सोच सकते हो कि एक नए दूसरी जगह पे जाना, वहां के लोगों को भी कन्विंस कर जाना। क्यों? क्योंकि मंगल वो कनेक्ट कहां पे हो रहा था? 7th हाउस और 2nd हाउस। दुनिया में महात्मा गांधी जी जहां जाके अपने भाषणों को कर दे, वहां के लोगों को मंत्र मुग्ध कर सकते थे। ये कैपेसिटी इस मंगल ने दी हुई थी। इसके बाद 10th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है, जो कि राहु के साथ कनेक्टेड है और केतु से एस्पेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मन जो है, मन और राहु, राहु का मतलब होता है दूरदर्शिता। ये सिर्फ महात्मा गांधी जी की पोटेंशियल थी कि वो जानते थे कि कब किस समय क्या स्टेप लेना सही होगा। ऐसा तो नहीं है कि स्टेप्स हर बार उनके फेवर में ही आए थे। कई बार उन्होंने कुछ आंदोलनों को बीच में रोका था। क्यों? क्योंकि एक विजनरी इंसान है, ये जानता है कि कब हमें स्टेप आगे लेना है, कब हमें स्टेप पीछे लेना है। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उस कंडीशन में भी आप नोट करके देखिए, स्टेप को आगे लेना है और अगर जरूरत पड़े तो स्टेप को पीछे लेना है, चौड़ी चौड़ा होते ही पीछे लेना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो किस में है? जल तत्व की राशि में है। जब हम नवमांश में देखेंगे तो भी जल तत्व की राशि में। इसका मतलब इंसान इमोशनल है। लेकिन क्या वो डिसीजन गलत होगा? नहीं, क्योंकि राहु वहां बैठा है, वो इंसान को पता है कि क्या एक्शन क्या रिएक्शन करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अभी भी आज की तारीख में अगर आप इसी को लगा के देखोगे तो एक झटके में गवर्नमेंट ने बोला किसान का जो बिल है वो हम वापस लेते। मैंने आपको उस कुंडली में भी दिखाया था, वहां पे भी राहु 10th हाउस में बैठा है। राहु ही जानता है किस मौके पर कैसे खेलना है। और महात्मा गांधी जी को यह पता था कि किस समय क्या एक्शन लेंगे तो उसका सामने वाला कैसा रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि जनता को कनेक्ट करने के लिए सामने वाले का रिएक्शन ही यूटिलाइज होना था। जब एक बार जलियांवाला बाग हुआ तो उसके बाद पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ, उसको यूटिलाइज होना था। वो इस तरीके की ही माइंडसेट इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या एक्शन क्या रिएक्शन और उस रिएक्शन को कैसे रिवर्स रिएक्शन में लेना है। यह काम सिर्फ राहु के सिवा और कोई ग्रह करा ही नहीं सकता। यह आप मान के चलिए, राहु इज ओनली प्लेनेट जो विजनरी बनाता है, बहुत दूरदर्शिता दिखाता है, इवन की ऐसी इमेजिनेशन में दिखाता है जिसको कि कोई दूसरा इंसान सोच भी नहीं सकता। ये है वो राहु और ये है वो चंद्रमा। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। अब कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि इसमें जो गुरु है वो और गुरु के साथ साथ सूर्य, इन दो के रिलेशंस को अगर हम देखें तो क्या लगता है? ये सवाल क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होता है तो उसके अंदर उसका सबसे स्ट्रांग प्लेनेट होना चाहिए कहीं ना कहीं जुपिटर का कोई लिंक या फिर सूर्य का लिंक। क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य है जो जलता है और चमकता है, और दूसरा वो है जो कि गुरु है, जो कहीं भी एक जगह बैठा हो और उसके पूरे पूरे प्रभाव सबके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझिए, गुरु जो है वो इसमें इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट भी है क्योंकि गुरु के पास अपना 3rd हाउस, हाउस ऑफ करेज है, और 6th हाउस है यानी कि संघर्ष है। और गुरु करेज का और संघर्ष दोनों का मालिक होकर कहीं ना कहीं लगन पे दृष्टि डाल रहा है, 1st हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। और उस फर्स्ट हाउस को वहां पे मंगल, वहां पे बुध और वहां पे शुक्र तीनों का साथ हासिल है। इस कारण से ऐसा इंसान करेज कर जाएगा किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकाल ले जाने के लिए। और यही कारण था कि देश की आजादी में इनका बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो मान के चलिए उस समय ऐसा कोई नेता नहीं था जो पूरे भारत को एक कर सकता होता, क्योंकि भारत कोई छोटी सी चीज नहीं है। भारत इतनी सारी भाषाओं, इतने सारे धर्मों, इतने सारे जातियों में बटा हुआ है कि उसे एक करके रख पाना इतना आसान काम उस समय नहीं था। तब भी उन्होंने इसको करके दिखाया। क्यों? क्योंकि जो उस समय उनका एक विजन था वो विजन बहुत क्लियर था। रीजन यहाँ पे इनका आपको दिखाई देगा भृगु बिंदु, यानी कि इंसान अपने कर्म को लेकर इतना बहुत मेहनती होगा, इतना ज्यादा अपना सब्र शक्ति दिखाएगा, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएगा कि वो जिस काम को हाथ में ठानेगा उसे करके मानेगा। और यही कारण है कि इस चार्ट के अंदर ये सबसे अच्छे कर्म करने वाले बने।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट जो है वो है शनि। और मैंने आपसे हमेशा कहा है शनि जो है वो लीडर ऑफ द मासेस बनाता है, लीडर ऑफ द मासेस। शनि एक तो सेकंड हाउस में मौजूद है जो कि मंगल की राशि है, 8 नंबर। मैंने आपसे कहा था 8 नंबर की राशि और 8 नंबर के भाव बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन दिखाते हैं। परिवर्तन हमेशा मृत्यु नहीं होती, परिवर्तन ऐसा होता है जो पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, चीजें बदल दे। आप ये भी देख सकते हो किस्मत की कुंडली में जो सबकॉन्शियस माइंड था वो परिवर्तन वाले ही घर से कनेक्ट होता था और उसके स्वामी के साथ बैठा हुआ था। इस कारण से इन्होंने ठाना और इनके जरिए ही देश में एक परिवर्तन की लहर जागी थी। तो ये तो थे गांधी जी का। मेन चीज है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पे शनि है तो इंसान का जो जीवन होगा वो बहुत साधारण होगा, सिंपल होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कुंडली में कितना भी अच्छा मालव्य योग हो। हाँ, राहु के कनेक्शन 10th हाउस में और लगन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़े थे, बट डायरेक्टली पॉलिटिशियंस नहीं थे। यहां पे मैं यही मेन चीज समझाना चाहता था कि देखिए 10th हाउस का लॉर्ड 10th में तो बैठा है, लेकिन इसके बाद भी इनको कोई बहुत बड़ा पद इन्होंने नहीं लिया है। ये बिना पद के निस्वार्थ भाव से, शनि निस्वार्थ भाव से अपने काम को करते थे। क्यों? क्योंकि जब हम इनकी कुंडली देखते हैं तो जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 6th में आता है, संघर्ष उनका कर्म है, लेकिन पद प्राप्ति नहीं हो रही। पद प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? पद प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंसान किससे कनेक्ट हो रहा है? पूरी तरीके से शनि से। उससे मिल सकता है, वो उसके बाद भी उसको त्यागने की बात करेगा क्योंकि शनि है। और यही कारण है कि ऐसा इंसान बहुत ही लंबे समय तक, जन्मों जन्मों तक याद रखा जा सकता है, क्योंकि शनि लीडर ऑफ द मासेस बनाता है। अब आते हैं नेहरू जी की कुंडली पे। योगदान इनका भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया तो इन्होंने नहीं किया, योगदान इनका भी है। लेकिन अब देखिए कुंडली बदलती है, कैसे चीजें चेंज होती है, कैसे एक इंसान को प्रधानमंत्री पद तक मिल जाता है। इस कुंडली में देखेंगे तो ये कुंडली 4 नंबर से बनती थी। यहां पे भी 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा 4 नंबर में ही मौजूद है। ठीक है, अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रखेगा ये। यहां पे केंद्र के अंदर शुक्र और बुध, ये शुक्र जो है ये फिर मालव्य योग बना रहा है और चौथे घर में बना रहा है, यानी कि दिशा बली है। इस कारण से इनको जो है सारी चीजें, बहुत अच्छे सुख सुविधाएं हमेशा जीवन में मिली। इन्हें आप शायद पैदल चलते हुए देख लोगे, इनको आप देखोगे तो इनको हमेशा गाड़ियों में घूमने को मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शुक्र, और यही शुक्र इनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट भी था। इस कारण से ये इंसान हमेशा बहुत ही अच्छी जीवन व्यापन कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए इस कुंडली के अंदर ऐसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि किसी इंसान को उस पोजीशन तक लेकर जाती थी। पहली चीज तो ये कि इस कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, ओके, लेकिन जो इसमें नक्षत्र बनेगा मिड पॉइंट लॉर्ड वो बनेगा बुध। बुध जो है वो थोड़ा सा किस नेचर का प्लेनेट है? वो ढुलमुल होता है। मतलब बुध को मैंने कहा था ना कि वो बच्चे जैसा होता है। बच्चे जैसा प्लेनेट होने के कारण उसका अपना कोई एक फिक्स नहीं है कि वो कभी क्या बोल दे और क्या कर दे। तो यहाँ पे बुध क्या बोल दे और क्या कर दे वाला ग्रह जो है ये कहाँ कनेक्ट हुआ? चौथे घर में कनेक्ट हो गया। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट शुक्र के साथ जाके जुड़ा हुआ था। ठीक है, और चौथे घर में गया है तो सुख संसाधनों की सारी चीजें उनके पास होंगी। अब ये बुध अपने साथ कैरी क्या करता है? ये बुध अपने साथ कैरी कर रहा है 12th हाउस जहां पे राहु मौजूद है उसको, और साथ साथ ये कैरी कर रहा है करेज 3rd हाउस 6 नंबर, इन दो को। तो इंसान का जो सबकॉन्शियस है उसमें एक तो विदेश का फैक्टर है विथ राहु और मंगल का फैक्टर है विथ करेज। तो ये इंसान ने भी करेज दिखाया, सबकॉन्शियस दिखाया। लेकिन अब समझिए ये था डायरेक्ट मंगल, मरो और मारो, डू और डाई। बट ये क्या था? ये था मर्क्यूरी। ये उस तरीके के डिसीजन नहीं करेगा, यहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करा देगा। और यही इनका प्लस पॉइंट था कि ये विदेशों में जाकर जो अपना कोई भी डील करना हो, ब्यूरोक्रेसी करनी हो, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना हो, वो काम बुध बहुत अच्छा करता है। मैंने हमेशा कहा है कि बुध जो है वो व्यापारी ग्रह है, वो टकले को भी कंघी बेचने का काम कर सकता है, वो सारी चीजें दिखा सकता है। लेकिन एक चीज गलत होती है जो बुध के कनेक्शन होती है, बुध अपनी बातों को पूरा करे इसकी कोई गारंटी नहीं।
क्योंकि आप यकीन मानो कि जब आप आज की जिंदगी में भी देखो, सेल्स के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो प्रोडक्ट वो काम करे। तो बुद्ध में ये गड़बड़ी है, ये कारण है कि बुद्ध का कनेक्शन होने के कारण भी ये उतने प्रोमिनेंट नहीं हो पाए जितने कि ये हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो शनि और दूसरा मंगल का साथ था। जो बोलना है उसको करके दिखाना है, जो ठानना है उसको बिल्कुल जमीन पे हकीकत बनाना है। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होती। ये ऐसे पर्सन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं डील्स कराने के लिए, कि हाँ हम आपको बदले में ये दे सकते हैं, ऐसी डील्स कर लो। ये कारण था कि भारत की आजादी की लड़ाई में प्रोमिनेंट रोल नेहरू जी का भी देखने को मिलेगा। जितनी बार भी डील्स साइन होंगी किसी भी लेवल पे जाके, वहां पे इनको आगे इसीलिए रखना था क्योंकि इनका जो बुद्ध है वो इस मामले में अच्छा है। बार्गेन जब ये करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को फेवरेबल बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये जब जाएंगे तो ये अपनी शर्तों के नीचे मानेंगे नहीं। आप देख लो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो शर्तें जो नहीं मानी गई उस पर काम नहीं बना, लेकिन ये हर जगह पे मान जाएंगे। तो इस कारण से बुद्ध का लगन फैक्टर कनेक्ट करना अच्छा माना जाएगा उन कामों में जहां पे लोगों को डील करना होता है आगे बढ़कर किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली। ये लगन कुंडली इसको करा सकती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, शनि जो है वो इस कुंडली में 7th हाउस का भी लॉर्ड है और लॉर्ड है कहां का? 8th हाउस का, ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर का लॉर्ड है। वो कनेक्ट हुआ है सिंह राशि से और माना जाता है कि शनि जो है वो कर्मों का देवता है, और अगर वो सूर्य की राशि से कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इंसान सरकार में जाके सरकार का काम करता है। यही फैक्टर आपको मोदी जी की कुंडली में भी दिखाई देता है। शनि 5 नंबर की राशि में ही है, समझिएगा इस बात को। शनि जब भी सिंह राशि में जाता है तो इंसान का कर्म किसी ना किसी तरीके से सरकार के साथ जुड़ा हुआ देखा गया है। तो ये चीज यहां पर होनी थी। ये कारण था कि इनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अंदर आना तय हो रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मंगल को देख लीजिए। पहले तो यहां पे दिखाई देता है कि लगन कुंडली में आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है ये कहां जाके बैठा है? ये जाके बैठा है करेज हाउस में, अपने से छठा दिखाई देता है पहले। लेकिन किस्मत में यही मंगल कहां पे आ गया? आपके 10th हाउस में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कई बार कुंडलियां देखने में तो कुछ ऐसा दिखती है कि ये कुछ बड़ा कर जाएंगी, पद प्राप्ति, स्टेटस, हाउस का मालिक स्टेटस में, लेकिन किस्मत में वो स्टेटस में नहीं है, वो छठे में है। यहां पे देखने को दिखता है कि यहाँ का मालिक तो यहां से षडाष्टक है, लेकिन किस्मत में देखिए, किस्मत की कुंडली में वो वहीं जाके बैठ गया है। ऐसी परिस्थिति में यहां पे स्टेटस बनना था, यहां पे स्टेटस नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा था? यहाँ पे कर्म ज्यादा बन रहा था। यहाँ पे किसी तरीके से इंसान जो है वो अपने आप को पॉलिटिक्स का बड़ा लीडर नहीं बना रहा था, यहाँ पे बना पा रहा था। ये चीज है अंतर। इनके पास क्या है? इनके पास है पूरे लाइफ टाइम का एक तरीके से हम कह सकते हैं फेमस होना। इनके साथ क्या था? लाइफ टाइम के लिए फेमस होना। क्यों? क्योंकि जब तक जीवित है तब तक, और जब नहीं है उसके बाद भी जाने जाएंगे। यहां पे परिस्थिति है कि जब तक आप पद पे रहोगे आप याद रखे जाओगे, अन्यथा फिर आपको धीरे धीरे करके लोग इधर उधर हटाते चलेंगे। ये कॉम्बिनेशन यहां पे आप समझ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन भी है किस्मत के अंदर और लगन के अंदर फॉर्मेशन आ रहा है। राहु जो है वो कनेक्ट हो रहा है 7th हाउस से, 10th से 10th, भावात भावम। राहु का हमेशा 10th से कोई ना कोई लिंक जरूर आएगा जब भी इंसान पॉलिटिक्स में होगा। तो ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा था। फिर देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड बुद्ध था, जो सबकॉन्शियस माइंड बुद्ध है वो किस्मत की कुंडली से देख रहे हैं तो वो जा रहा है कहां? नवम भाव में। भले वो नीच का हो जाता है, डिसीजंस कई बार सही हुए, जैसे चाइना को लेकर उनका डिसीजन गलत हो गया, ये इसलिए क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी कभी गलत फैसले करा देगा। ये नीच हो रहा था, लेकिन फिर भी हो कर रहा था 9th हाउस में। इस कारण से सबकॉन्शियस माइंड का 9th हाउस में कनेक्ट होना भी एक ब्लेसिंग के तौर पे देखा जाएगा। ये भी एक रीजन है एक अच्छे पद प्राप्ति के लिए। दूसरी तरफ आप देखो, जुपिटर और सूर्य का रोल भी हमें देखना है। सूर्य जो है इस कुंडली में ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और अपने से सुख भाव में बैठा है, यहां पे आप देखें 5वें घर के अंदर। और गुरु यहां पे अपनी ही राशि में बैठा हुआ है केतु के साथ। ठीक है, छठे का स्वामी छठे में, और जब कभी भी छठे घर के अंदर कोई ग्रह बैठेगा तो मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब है कि आपको कहां का सुख मिलेगा? उससे चौथा घर, किस्मत का सुख मिल जाएगा। तो छठा घर का भी मालिक वही है और किस्मत के घर का भी मालिक वही है, और वो छठे में बैठा है। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी संघर्ष होगा तो उसका काफी ज्यादा सुख मिलेगा। यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली नहीं होता था,
ये समझिए, यहाँ पे 6th हाउस में किस्मत की कुंडली में आ रहा था, डायरेक्ट कोई प्लेनेट नहीं था, इसलिए यहाँ पे इनको कोई किस्मत का सुख मिलने वाली कंडीशन ही नहीं बन रही थी, यहाँ पे इनको बन रही थी। इतने सारे लीडरों में से गांधी जी ने इनको चुना कि आप आगे जाओ, आप आगे जाके रूल करो। अब आप देख लो भृगु बिंदु का पॉइंट है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हीं को वो पद पे बिठाना है, इसके लिए यहाँ पे ये भृगु बिंदु जो है बैठा हुआ है। भृगु बिंदु का मतलब है कहीं ना कहीं आपका फॉर्च्यून, आपका जो एक डिजायर है जो आप कहीं लेकर आए थे, वो पॉइंट आपका यहाँ पर हो, तो यहाँ पे इंसान को बड़ा बनाया गया। ये दोनों ही कुंडलियां आपके सामने हैं। अब आप समझ सकते हो कि आपसे कहा जाता है महापुरुष योग, तो महापुरुष योग में शुक्र भले केंद्र में हो, शुक्र भले केंद्र में हो, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट का भी रिजल्ट आपको देखना है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी कुंडली में जरूरी नहीं है कि जो चीज ऊपर दिख रही है वैसे ही काम करे, कभी कभी जो ऊपर नहीं भी दिख रही है वो भी काम कर जाती है, ये बात आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने ये दोनों कुंडलियों को सामने ला के दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एक लगन कुंडली को देखकर बहुत सपने सजा लेते हैं, फिर सपने टूटते हैं तो फिर उनको लगता है कि सब कुछ खराब है। और कभी कभी कुंडलियां देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उनके अंदर जो नवमांश है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है और चीजें उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही होती है। एक का सवाल था कि बता सकते हैं कि क्यों नेहरू जी जिद कर गए थे और भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। ये कुंडली उसका सीधा जवाब देती है। देखिए, जो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड है वो है कौन? मर्क्यूरी। वो कनेक्ट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट वीनस के साथ। इसका मतलब है इंसान अपनी शानो शौकत सबसे ऊपर रखना चाहेगा। तो कोई गलत नहीं है कि उनकी ये थॉट रही कि मैं ही देश का प्रधानमंत्री बनूं, और इसी सोच में शायद जिन्ना वाला जो चार्ट था वो भी यही मांग करता था। और जब ऐसी मांगे आएंगी, जब अहम टकराएंगे, तब तब ऐसी परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो किस्मत में मंगल देख रहा था, और मैंने कहा था कि मंगल क्या है? मंगल इज अ फाइटर, वो झुकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मंगल का यह प्रभाव था कि देश टूटता है तो टूट जाए, लेकिन हमें पद चाहिए। ये कॉम्बिनेशन इस कारण से जिम्मेदार बन जाता है। तो ऐसी कुछ चुनौतियां होती हैं, मतलब आप इसको उस तरीके से ना लें, इट्स नॉट अबाउट अ पॉलिटिक्स। आम इंसान की जिंदगी के अंदर भी जब कभी भी सबकॉन्शियस माइंड या तो मंगल से कनेक्ट होता है या फिर उसको उसके स्वामी को मंगल देखता है, तो फिर इंसान किसी भी सिचुएशन को क्रॉस करने की बात कर जाता है अपने आप को आगे लाने के लिए। ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर है जो हमें इसमें से सीखना चाहिए कि मेरा तो लग्नेश के है वो है, लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से मंगल ने बल लेकर देखा तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसे में ऐसे लोगों को हम कहते हैं सेना में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा अदम्य साहस है कि वो एक पॉजिटिव यूटिलाइज कर जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। या फिर उन लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो कला है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो दूसरों को जागृत कर सकता है। ये चीजें हमें सीखनी और समझनी चाहिए। यही हमारे कुंडली एनालिसिस का मेन फैक्टर होता है कि वो क्या बारीकियां हैं जो काम कर रही हैं। जैसे कि यहां भी है चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी दूरदर्शिता। इन्होंने क्यों कहा था कि कांग्रेस जो है उसे खत्म कर देना? क्योंकि देखिए, इनको इस बात की समझ थी कि हम छोटे छोटे फ्रैक्शन से बने हुए, हम अभी एक टोटल कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है। हमारे पास जो अंबेडकर जी हैं उनका एक जस्ट सपोर्ट है, वो हमारा डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। ये बात क्यों कही जा सकती है? क्योंकि पूना पैक्ट के समय उन्होंने ही, महात्मा गांधी जी ने ही अंबेडकर जी से कहा था कि भाई ये सिचुएशन नहीं है, हम इसको आपको देंगे। इसका मतलब है वो पूरी तरह से यूनाइट नहीं थी वो पार्टी, और ये बात सिर्फ महात्मा गांधी जी जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय खत्म करते हैं और दोबारा से फिर क्रिएट करें ताकि सब उसमें समावेश हो जाए। कहीं ना कहीं इंसान के पास विजन होता है, समझिए, बहुत लंबा विजन है। चंद्रमा और राहु का कनेक्शन बहुत लंबा विजन है। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो, अगर वो गलत घर में सपोर्ट हो जाते हैं तो ऐसे में विजन क्या होता है, कई बार लोग गलत रास्तों में चले जाते हैं। हैकिंग्स और जो नेगेटिव इंपैक्ट्स वो भी देखने को मिलता है, वहां पे हम नक्षत्र को इंपैक्ट करते हैं। बट कोई भी कॉम्बिनेशन आपको अगर लगता है कि बुरा है तो उसका दूसरा साइड है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा भी जरूर होता है। मैं सभी श्रोताओं से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कॉम्बिनेशन को देख के एकदम से खुश नहीं हुआ जाता, किसी भी कॉम्बिनेशन को देखकर एकदम से दुखी नहीं हुआ जाता।
उसके प्लस और उसके माइनस को देखा जाता है कि क्या वो कर सकता है और उसके हिसाब से उस पोटेंशियल को हमेशा यूटिलाइज किया जाता है। धन्यवाद।